तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं। एंड दिस इज आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। जैसा कि आपको पता है कि हम डेली एसएससी सीजीएल के में प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर कवर करा रहा था 2023 में जो आपके कंडक्ट हुए थे वो, ठीक है। और उसके साथ साथ कल मैंने आपको 2 दिन पहले नोटिफिकेशन डिस्कस किया था, जो कि आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो अभी आपकी पोस्ट निकाली है एसीआईओ ग्रेड 2 के बारे में। तो उसमें 995 पोस्ट आई है, ठीक है। उसके साथ साथ एसएससी सीजीएल के बारे में मैंने बता चुका था आपको कि जो आपका अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट होने वाला है, अक्टूबर के समथिंग में ये कंडक्ट होगा, सितंबर अक्टूबर में। और ये हमको क्लियर हो गया कि एसएससी सीजीएल आने वाला है। उसके बाद एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आ चुकी है, तो वैकेंसीज अच्छी खासी आ रही है, 80,000 प्लस वैकेंसीज आई है एसएससी जीडी में, ठीक है। उसके बाद एसएससी एमटीएस का भी आने का है कुछ दिन में। तो बोलने का मतलब ये है कि 23 आपका जा रहा है, 24 जो आपका आने वाला साल है उसमें बहुत सारी वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। तो आपको बिल्कुल तैयार हो जाना है। अब ये समय जो है आपको न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का तो है ही, वो तो आप करते रहिएगा, साथ में एंजॉय भी करिएगा लाइफ को, ठीक है। लेकिन साथ साथ आपको अब थोड़ा सा पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अच्छा, ये वीडियो खासकर उन स्टूडेंट के लिए होने वाली है जो बिगनर है, जो अब प्रिपरेशन स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, ठीक है। तो भाई यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपके घर तक आ जाए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि बेसिक हम प्रिपरेशन जब स्टार्ट करते हैं तो हमको किस तरीके की कैलकुलेशन की जरूरत होती है और कैलकुलेशन कितना रोल क्रिएट करता है, मैं उसकी इंपॉर्टेंस आपको यहाँ समझाता हूँ। और कुछ बेसिक कंसेप्ट, आपको कुछ मल्टीप्लीकेशन की ट्रिक्स वगैरह यहाँ पर बताऊंगा सॉल्व करने की, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको जैसे बोला कि अभी बहुत सारे एग्जाम, जैसे एसएससी सीजीएल की मैं बात करूं, तो आपका एसएससी सीजीएल जो 24 वाला है वो आपका अप्रॉक्स सितंबर अक्टूबर के समथिंग आपका होगा। नोटिफिकेशन में आ गया है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है। और उसके बाद मैंने आपको आईबी जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आया था एसीआईओ वाला ग्रेड 2 वाला, उसका भी मैंने बोला कि ये जनवरी फरवरी मार्च के समथिंग होगा। ये इलेक्शन से पहले ही एग्जाम कंडक्ट होगा। फॉर्म इसके भराना शुरू हो चुके हैं, ठीक है, हो चुके हैं या होने वाले हैं। 2 दिन बाद मैंने आपको बताया था 24 या 25 से ये स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये 2 एग्जाम बता दिया मैंने आपको। एसएससी जीडी का नहीं बताया, एसएससी जीडी में भी 80,000 प्लस वैकेंसीज आ चुकी, 80,000 प्लस वैकेंसीज आ चुकी, ठीक है। और एसएससी सीजीएल का भी मैंने बता दिया, अप्रॉक्स 7-8 हजार तो वैकेंसीज आती ही है हर बार, है ना। उसके बाद एसीआईओ में हम अगर देखें, आईबी में इंटेलिजेंस ब्यूरो में, तो 995 वैकेंसीज आई है। इसका मतलब मैं 1,000 वैकेंसीज बोल सकता हूँ, ये टेंटेटिव है, ये बदल भी सकती है, ठीक है। पर अभी ये 1,000 वैकेंसीज आई है, 995 हम अप्रॉक्स 1000 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे आपका एसएससी एमटीएस भी आ सकता है, और आगे आपके बहुत सारे एग्जाम आने के हैं, ठीक है। तो बोलने का मेरा मतलब ये है कि जब इतनी वैकेंसीज है तो हमको इसमें से कितनी सीट चाहिए। मैं पर्टिकुलर यदि हर पर्सन का बात करूं तो आपको सिर्फ एक वैकेंसी चाहिए ना, ठीक है। अब सबसे पहली बात तो ये करता हूँ कि सर हम इनमें से कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन करें, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो एसएससी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं। एसएससी की प्रिपरेशन पहले से करने का मतलब ये है कि वो सीजीएल 23 देकर आए हैं, 2023 देकर आए हैं। तो उनकी प्रिपरेशन कहीं ना कहीं 50 से 70% के समथिंग में मान लेता हूँ उनकी कंप्लीट है। या हो सकता है किसी की 90% कंप्लीट है, लेकिन कुछ पॉइंट से कुछ नंबर से वो रुक गया है। तो यदि मैं इन सब की बात करूं तो इनकी प्रिपरेशन तो लगभग कंप्लीट ही है, लेकिन इनको इतना लंबा समय सितंबर अक्टूबर तक का समय मिल गया है, तो कंटिन्यूसली ये पढ़ाई तो कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा भी आपके पास क्या ऑप्शन है। जो आईबी एसीआईओ ग्रेड 2 का जो एग्जाम है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने जो आपकी पोस्ट निकाली है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका जो सिलेबस है ये बिल्कुल एसएससी के जैसा ही है। एसएससी टीयर 1 जो आपको प्रीलिम्स होता है, टीयर 1 से थोड़ा सा लेवल ज्यादा रहता है, थोड़ा सा क्या, थोड़ा लेवल ज्यादा रहता है। और मेंस से थोड़ा सा कम मान सकते हैं। मैं मैथ्स की बात करूं तो लगभग, यदि आप एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं ना भाई, या आपने की है ना, तो आप आईबी का मैथ्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मैं सोच रहा हूं कि उसके भी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट हैं वो भी आपको कवर करा दूं। यदि आपको लगता है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो पेपर एग्जाम कंडक्ट हुए थे प्रीवियस ईयर वाले, उसके कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूं, जिससे आपको एक अंदाजा लग जाए कि सर किस तरीके का पेपर आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि सर ये प्रीवियस ईयर कराइए। यदि आपके कमेंट आते हैं ज्यादा बच्चों के, तो मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो पेपर हैं वो लेकर आऊंगा अगली सीरीज में, ठीक है। तो देखिए, अब जो बच्चे एसएससी की, मैंने बोला ना कि भाई जो आईबी है वो एसएससी पे कहीं ना कहीं सेम पैटर्न है। तो यदि आप एसएससी की प्रिपरेशन ये कर रहे थे तो इसमें अभी समय आपका सितंबर अक्टूबर में आने वाला है। तो अभी आपके पास समय क्या है कि सर एसएससी सीजीएल आने से पहले ये जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का आया है एग्जाम, जो कि मैंने बताया था कि लेवल 7 की पोस्ट है, और लेवल 7 की पोस्ट होने का मतलब एसएससी में भी टॉप पोस्ट जो है वो लेवल 7 की है। तो लेवल 7 का मतलब होता है कि आपको 4600 ग्रेड पे मिल रहा है, ठीक है। तो यदि ये अच्छा खासा ग्रेड पे हो, और मैंने बोला था ये बड़ी पावरफुल पोस्ट है, तो यदि ये पावरफुल पोस्ट है तो इसको छोड़ी क्यों जाए, उसमें क्या प्रॉब्लम है।
आप सिर्फ एसएससी की तैयारी कर रहे थे ना, तो एसएससी की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे थे, सिलेबस आपको लगभग वही करना है कि जो आप आईबी में करेंगे, जो आईबी की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, वही आपका काम आने वाला है एसएससी सीजीएल में, वही आपका काम आने वाला है। या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वही आपका आईबी में काम आने वाला है। तो मेरा मतलब ये है कि आपका मेन टारगेट क्या होना चाहिए कि सर मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए। तो यदि हमारा मेन टारगेट ये होना चाहिए तो हम इसको कवर भी तो कर सकते हैं ना बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। तो यदि आप, जैसे मैंने बोला कि आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की प्रिपरेशन यदि आप कर रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं सिलेबस आईबी का भी कवर हो रहा है, और यदि आप आईबी की कर रहे हैं तो एसएससी के लिए भी हेल्प होगी आपको। तो जैसे मैं बात करता हूँ एसएससी की, तो एसएससी में जैसे आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश होता है, और यही आपको मेन्स में भी होता है। और यदि मैं इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करूं तो उसमें भी मैथ्स, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश है। हालांकि करंट अफेयर इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया है इसमें, क्योंकि ज्यादा नंबर का आ रहा है करंट अफेयर, यहाँ पर 20 नंबर एक्स्ट्रा आपके प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, एसएससी में जैसे मेंस होता है, लेकिन आईबी में यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव होगा, ऐसे राइटिंग आएगा आपका। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि आपको जो मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस है, जीएस के लिए आपके जो एसएससी की यदि मैं बात करूं, तो करंट अफेयर का जो ट्रेंड चला आ रहा है उसमें 4 से 5 क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अब आपका एसएससी में मेंस में भी जीएस आने लगा, तो मेंस में भी करंट अफेयर आ रहा है। तो करंट अफेयर तो आपको वैसे भी पढ़ना ही पड़ेगा, इंपॉर्टेंट अच्छे लेवल के करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। तो यदि आईबी का एग्जाम आप टारगेट अभी कर लेते हैं ना भाई, तो आपको एसएससी में भी बहुत ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आप अभी से आईबी को टारगेट करके पढ़ना शुरू कर दें, बिल्कुल। ये मेरा बोलने का मोटिव है, और इस वीडियो को बनाने का पर्पज भी यही था कि आप आईबी को अलग ना समझें, आप सिलेबस कवर करें और अपने आप को झोंक दें बिल्कुल इसमें। न्यू ईयर पार्टी और लास्ट डे पार्टी, लास्ट ईयर पार्टी, इसको बिल्कुल छोड़ दें भाई, अभी बिल्कुल पढ़ाई पर फोकस करें। क्योंकि न्यू ईयर, होली, दिवाली पैसे के बिना अधूरा लगता है भाई। ठीक है ना? तो आपके पास नेक्स्ट ईयर तक जॉब होगी तो सभी अच्छा चलेगा। ठीक है, तो आपका मैथ्स, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश जो सब्जेक्ट है, आप इसको टारगेट करके चलिए। अब मैं बात करता हूँ मैथ्स की। मैं पूरा घूम फिर कर मैथ्स पर आ चुका हूँ। मैं मैथ्स की बात करता हूँ। आने वाले देखो आपके जो एसएससी जीडी का एग्जाम आ रहा है, सीएचएसएल का एग्जाम आ रहा है, उनमें सभी में मैथ्स आता है। मैं इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर मैथ्स के बारे में बताने वाला हूँ कि यदि आप एक बिगिनर हैं, ठीक है, और आप कैलकुलेशन के बारे में जानना चाहते हैं, सबसे पहले तो आप, यदि आप बिगिनर हैं, तो मैथ्स को आप किस प्रकार से शुरू कर सकते हैं, या फिर जो बिगिनर नहीं है उनके लिए भी कैलकुलेशन को कैसे स्टार्ट करना है और कैलकुलेशन की क्या इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में, मैं यहाँ पर वो बताने वाला हूँ। देखिए, ये जो आपका एग्जाम है, इसको कॉम्पिटिशन क्यों बोला गया? क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप 11th 12th क्लास को देखें ना, 11th क्लास में यदि आप हैं, या 12th क्लास में अभी हैं, कोई भी क्लास में है, आप वहां पर देखते हैं, जैसे 12th क्लास की मैं बात करता हूँ, आपको पेपर करने के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। क्या 3 घंटे में आप वो पेपर कवर कर लेते हैं? बिल्कुल कर लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे कि यदि एसएससी का आपको जो एग्जाम है, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है, उसका पेपर आपको प्रोवाइड कर दिया जाए, 10+2 लेवल का या नॉर्मल लेवल का जो एक पेपर आता है, और आपको 3 घंटे का समय दे दिया जाए प्रीलिम्स के एग्जाम में, तो क्या आप कवर नहीं कर सकते? आप 100% उस पेपर को पूरा कर देंगे। हालांकि थोड़े से नंबर कम आएंगे, हो सकता है कि वहां पर कुछ ऐसे नई टर्म्स आ जाए, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है कहीं ना कहीं ये आपके एग्जाम में वही आता है, वही सब आता है। लेकिन लड़ाई हो जाती है टाइम की, क्योंकि इसका नाम ही है कॉम्पिटिशन। यहाँ पर भीड़ ज्यादा है। 12th क्लास में ऐसा कॉम्पिटिशन नहीं चलता है कि आपको समय की बाउंडेशन है, 3 घंटे का समय आराम से दिया जाता है, आप उस बीच में 2-3 बार वॉशरूम भी होकर आ जाते हैं, आप चीटिंग भी कर लेते हैं, आराम से पीछे भी देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमको इतना समय क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पर आपको सिर्फ 1 घंटे का समय मिलता है, और 1 घंटे मैक्सिमम एग्जाम में 1 घंटे का समय मिलता है, और 1 घंटे के एग्जाम में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कवर करना होता है। दूसरी चीज, आप यदि 12th का एग्जाम देकर आ रहे हैं तो आपने सुना होगा कि भाई नहीं आए ना कोई भी क्वेश्चन, तो जितना आता है उस बारे में, उस रिलेटेड यदि आपने पढ़ा है तो कॉपी जरूर भर कर आए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप कुछ नंबर से रह जाते हैं, या पास नहीं हो पा रहे हैं, या कुछ भी लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ तो नंबर दे ही देते हैं, ऐसा सोचकर हम कॉपी भर कर आते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर इस तरीके का होता है? नहीं। यहाँ पर पहला फैक्टर तो होता है कि सर टाइम बाउंडेशन, आपको टाइम बाउंडेशन में एग्जाम कंप्लीट करना होता है। और सेकंड चीज होती है सर, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो सर ये दो फैक्टर काम करते हैं, इसलिए इसका नाम कहीं ना कहीं हमने कंपटीशन रखा है। और यहाँ पर लड़ाई होती है पोस्ट के लिए, कि सर मान लो 8000 पोस्ट निकली है, 8000 वैकेंसीज है, कि 8000 लोग ही सिलेक्ट होंगे, लेकिन उसके लिए फॉर्म हम देखते हैं कि 1-1 करोड़ लोग फॉर्म भरते हैं, या कम से कम 50 लाख लोग फॉर्म भर रहे हैं। इस तरीके के फॉर्म फिल होते हैं, और 8000 आप बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो कंपटीशन है या नहीं? मतलब यहाँ पर जो लड़ाई है, वो पेपर सॉल्व करने की लड़ाई नहीं है। पेपर, पहली लड़ाई तो है कि पेपर सही सॉल्व करना है। दूसरा, गलत करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना, तुक्के बिल्कुल नहीं मारना है। तीसरी बात आती है जो, कि सर पेपर करना तो है, लेकिन पेपर समय पर सॉल्व करना है, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो ये सब 2-3 फैक्टर आपके काम करते हैं। तो वहां पर जो है ना, वहां पर आपका जो ये कैलकुलेशन होता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
कैलकुलेशन जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब चाहे आप कोई भी एग्जाम ले लो, यदि आप बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बैंक के लिए भी कैलकुलेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। आप एसएससी की कर रहे हैं तो एसएससी में भी लगेगा। आप यदि आईबी आने वाला जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का पेपर उसकी कर रहे हैं तो उसमें भी लगेगा। या कोई आप स्टेट एग्जाम का कर रहे हैं, मान लो पीईबी जो व्यापम होता है एमपी में, मध्य प्रदेश में, यदि आप उसकी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी वगैरह की जो कर रहे हैं अभी निकल चुकी है, या अभी आप रेलवे की यदि तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर कैलकुलेशन का तो रोल होता ही है। क्या बात समझ में आ गई? यदि इन फ्यूचर एनआरए सीईटी आता, जैसे इस बार आने का लग रहा था, पेपर कटिंग से कितना बवाल हुआ था, है ना, तो एनआरए सीईटी आने का लग रहा था, लेकिन अब नेक्स्ट ईयर मान लो 2025 यदि एनआरए सीईटी होता है तो वहां पर भी कैलकुलेशन होगा, क्योंकि वो इन्हीं सब के एग्जाम का एवरेज निकालकर तो पेपर बनाएंगे। तो मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी कि कैलकुलेशन का कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सर हम कैलकुलेशन के लिए अलग से ही एक कोर्स परचेज कर लें या क्लास करते रहें। नहीं, मैं आपको यहाँ पर बेसिक चीजें बता रहा हूँ जिन चीजों को आपको ध्यान रखना है, जिससे आपका कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो जाएगा, और बाकी जो कैलकुलेशन डिपेंड करेगा वो आपका स्पीड पर डिपेंड करेगा। क्या बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट तो बहुत देर पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है कैलकुलेशन में। देखिए, सबसे पहले तो होता है कि सर कैलकुलेशन में कुछ बेसिक चीजें होती है जो लर्न होना आपको जरूरी है। कुछ बेसिक चीजें होती है, कुछ बेसिक बातें होती है जो आपको याद करना बहुत जरूरी है। यदि वो चीजें आपको याद रहेगी तो आपका कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। मतलब कुछ बातें सर आपको याद रखना जरूरी है। कुछ चीजें होती है जो फॉर्मूले से आपका फास्ट हो जाता है। यदि आपको फॉर्मूलेज याद है तो वो उससे कंप्लीट हो जाएगा। और बाकी मैं बोलता हूँ कि जो 50% रोल बचता है ना भाई, वो प्रैक्टिस का बचता है। मैं बोलता हूँ 50% जो रोल बचता है वो प्रैक्टिस का बचता है। मतलब बेसिक या आप ये लर्न कर लीजिए। और एक और रोल होता है जो होता है ट्रिक का। जो कुछ ट्रिक्स होती है, शॉर्ट ट्रिक्स होती है, उनका रोल होता है। तो मैं बात करता हूँ कि भाई यदि फॉर्मूले की मैं बात करूँ तो फॉर्मूले 10% रोल होता होगा अप्रॉक्स फॉर्मूले का। बेसिक की बात करता हूँ भाई, बेसिक आपको जो लर्न करना है वो सीखना जरूरी, मेथड्स वगैरह 25%। 25% ट्रिक का मान लेते हैं, लेकिन 50% होता है ना, वो प्रैक्टिस का रोल होता है। आप जितनी प्रैक्टिस करते हैं, मैं बोलता हूँ, यदि मैंने आपको लिखा है यहाँ पर, एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, मैंने लिखा है यहाँ पर 46 मल्टीप्लाई में 53, यदि मैंने ये लिखा, तो यदि आप इसको बेसिक से करेंगे या ट्रिक से करेंगे, देखो बेसिक से करेंगे तो इसमें समय लगेगा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ आप यदि इसको ट्रिक से करेंगे तो इसको थोड़ा सा आप जल्दी कर लेंगे एज कम्पेयर टू बेसिक। लेकिन यदि आपने बेसिक सीख लिया, और बेसिक सीखने के बाद यदि आपने इसकी प्रैक्टिस तगड़े तरीके से कर ली है, जो आपको बचपन में मैम कराया करती थी आपकी, यदि आपने ये 46 × 53 का मल्टीप्लीकेशन जो बचपन में बढ़ाया गया था, उसको अगर आपने ध्यान से सीख लिया था, जो बेसिक अभी आपको आता होगा, यदि उसकी आप बार बार प्रैक्टिस करें ना, तो आपकी इससे कैलकुलेशन स्पीड बढ़ जाएगी। आपने सुना होगा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं लोग, देखा ना कि इतने मिनट में कैलकुलेशन करते रहे। अबेकस का यूज करके, वैदिक मैथ्स का यूज करके किस तरीके से हम कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हैं। तो वही सब मेथड का हमको यूज करके, हालांकि वैदिक मेथड का खुलकर बोला नहीं जाता है, लेकिन जो भी आपको ट्रिक ये सिखाई जाती है ना, 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन, ये हमारे भारत की ही खोज है। और इसमें ही वैदिक मैथ्स जो हुआ था, वैदिक मैथ्स से ही ये सब निकल कर आया है। तो कहीं ना कहीं हम ये इनमें मास्टरी अगर कर लें तो हमारा कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ जाएगी। हम ये ट्रिक अगर सीख लें तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और साथ में हमारी जो प्रैक्टिस मिल जाएगी तो उससे हमारा कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी। और जब कैलकुलेशन होता है ना, वहीं से हमारा कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है, और वहीं से हमारा समय बचना शुरू होता है। तो फॉर एग्जाम्पल यदि मैंने दिया 46 × 53, आप इसको ट्रिक से करेंगे ठीक है, लेकिन मैं बोलता हूँ यदि आपने बेसिक सीख लिया, बेसिक के बाद यदि आपकी तगड़ी प्रैक्टिस है ना, तो यदि प्रैक्टिस आपकी तगड़ी है तो इसको आप बहुत अच्छे तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड रुको, मैं बोला आपसे, हाँ, तो मैंने ये बोला आपसे कि आप यदि इन कैलकुलेशन की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, मतलब ये जो बेसिक है, आप बेसिक सीखने के बाद यदि इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें, तो भाई प्रैक्टिस हर चीज को खत्म कर देती है। हार्ड वर्क जो होता है ना, वो कितना ही स्मार्ट वर्क कर लो, कहीं ना कहीं हार्ड वर्क भी स्मार्ट वर्क को बीट कर देता है। स्मार्ट वर्क होना जरूरी है, लेकिन देखिए यदि आप हार्ड वर्क करते ना भाई, यदि आप में स्मार्ट वर्क नहीं है, आप शॉर्ट ट्रिक नहीं अपना पा रहे हैं, थोड़ा सा आपका माइंड का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप हार्ड वर्किंग हैं, यदि आप हार्ड वर्किंग में, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप भोपाल में अभी खड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल आप भोपाल में और आपको दिल्ली आना है, दिल्ली आना है। दो बंदों से बोला गया कि आपको दिल्ली पहुंचना है। पहला बंदा जो है ना, वो प्रॉपर तरीके से अपनी ट्रिक यूज करके जल्दी से जल्दी पहुंचना है, या आपको दिल्ली पहुंचना, बस इतना बोला गया। तो वो पहला बंदा जो है ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का है। उसने क्या करा, ट्रेन पकड़ी, कहीं से ट्रेन पकड़ी, कहीं से लिफ्ट ली, और लिफ्ट लेते लेते वो कहीं से लिफ्ट ली, कहीं से ट्रेन पकड़ी, कहीं से बस पकड़ी, वो फटाक से वो पहुंच गया। लेकिन दूसरा व्यक्ति बड़ा ईमानदार था। दूसरा व्यक्ति थोड़ा सा इतना ध्यान नहीं दे रहा था, उसको हार्ड वर्क करते बड़ा अच्छे से आता था। उसने दिल्ली से पहले तक की, कहीं तक की वो पहुंचा, चंडीगढ़ पहुंचा फॉर एग्जांपल, वहां तक की उसने बस पकड़ी। वो बस से उतरने के बाद वहां पर उसको 10 किलोमीटर का कुछ रूट दिख रहा था। उसने किसी से लिफ्ट नहीं ली, वहां से लिफ्ट मिल रही थी लेकिन फिर भी लिफ्ट नहीं ली, कोशिश भी नहीं करी। और उसने क्या करा, ना बस पकड़ी ना ऑटो करा, और वो वहां से हार्ड वर्किंग था, उसको पहुंचना था, शिद्दत से वो मेहनत कर रहा था। उसका टारगेट था कि उसको दिल्ली कैसे भी पहुंचना है, और वो पैदल वहां पर पहुंच गया। तो मेरा बोलने का मतलब इस एग्जांपल से ये था कि यदि कोई बच्चा हार्ड वर्किंग है ना, तो आप कितना ही कर लें उसको समय जरूर लगेगा, लेकिन वो पहुंच जरूर जाए।
लेकिन मेरा बोलने का आपसे मतलब ये है कि कंपटीशन के इस वर्ल्ड में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क होना भी बहुत जरूरी है। तो आपको स्मार्ट वर्क करना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मेरा मतलब ये है आपसे कि यदि जैसे ये आपको कैलकुलेशन आया तो इसमें आपको ट्रिक आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यदि आप, मैं इससे बोलता हूँ ना, ट्रिक के बिना भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ट्रिक नहीं आती, लेकिन उनका कैलकुलेशन इतना फास्ट होता है कि जो ट्रिक से समय लगता है ना, उतना ही कैलकुलेशन आपको प्रैक्टिस करने से, आप जो बेसिक से करते हैं ना, उससे भी उतना ही समय लगता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज्यादा होना चाहिए। तो मेरा मतलब ये है कि यदि आप प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा कर लें और ये जो कुछ ट्रिक्स हैं छोटी मोटी, ये भी आप सीख लें, तो बोलते हैं ना, एक कहावत है, सोने पर सुहागा हो जाएगा। ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो रही होगी मेरी बात। तो अब हम आ जाते हैं, आपको मेरी बात पूरी क्लियर हो गई होगी, इंपॉर्टेंस समझ में आ गई होगी, कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। थैंक यू भाई। कैलकुलेशन की इंपॉर्टेंस क्या है और किस तरीके से आपको ये प्रिपेयर करना है। तो आज से हम शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन की। मैं आज मेरा मन किया कि डेली हम क्लासेस ले रहे हैं, डेली में क्लास कंटिन्यू कर रहा था कि एसएससी के प्रीवियस ईयर सेट जो आपके 24 सीजीएल आने वाला है उसके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और ये जो प्रैक्टिस सेट में कवर करा रहा हूं ना भाई, जो बच्चे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ना, उनको मैं बता दूं कि हम एसएससी सीजीएल के जो प्रैक्टिस सेट थे वो मैंने कवर करा चुका हूँ। 28 के समथिंग आपके सेट्स कवर हो चुके हैं। तो वो सेट को आप जाकर देख सकते हैं, वीडियोस पड़ी हुई है, प्लेलिस्ट बना दी मैंने 39 वीडियोस की, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं। वो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप जब भी आपको ऐसा लगता है ना कि पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ फ्री समय में 2x पर मेरी वीडियो को चला लो, 2x पर चला लो और फटाफट कैलकुलेशन देख लो किस तरीके से मैं कर रहा हूँ, और वो क्वेश्चन एक बार नजर आपकी निकल जाए। ताकि वो जो 25 क्वेश्चन हैं, आप यदि 39 सेट्स कवर कर लेंगे तो 1000 के समथिंग क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो मतलब ये है कि आप देखिए, प्रिपरेशन करने का मतलब ये नहीं कि आपने 2 घंटे पढ़ाई करी तो सिर्फ पढ़ाई ही करी। 2 घंटे पढ़ाई करिए, लेकिन उसके बाद भी यदि आप, ऐसा होता है ना कई बार कि हम टाइम पास करते हैं, तो जब फ्री समय मिले ना, कि भाई कहीं से आप ट्रेवल करते हैं, मान लो कहीं पर आप कोचिंग जाते हैं तो 1 घंटे ट्रेवल करने में लगता है, तो इस तरीके से बस में या ट्रेन में अपने समय को यूटिलाइज करें। वो वीडियोस को 2x पर चला कर देखें। तो कंपटीशन में आप 24 घंटे रहें। कंपटीशन में आपको रहना मतलब कंपटीशन को जीना है आपको। ठीक है, मतलब ये जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इसको आपको जीना है। एसएससी की यदि आप कोई भी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको उसको जीना है, अपने लाइफस्टाइल में उसको उतारना है। यदि आप कैलकुलेशन कर रहे हैं या कुछ सीख रहे हैं या मैथ्स में कोई टॉपिक सीख रहे हैं, तो वो टॉपिक हमेशा बने रहना चाहिए। मतलब आपका हर सेकंड इंपॉर्टेंट है, हर सेकंड में आपकी ग्रोथ होना चाहिए। ठीक है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत में मैं आपको पहली चीज ये बता रहा हूं कि सबसे पहले आपका कैलकुलेशन यदि आप स्टार्ट करना चाहते हैं ना भाई, तो जो बच्चे कैलकुलेशन जो प्रैक्टिस कर चुके हैं या जो एक प्रिपरेशन के लेवल पर आ चुके हैं उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा, और जो पहली बार आ रहे हैं उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो, हालांकि जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कुछ समय से कर रहे हैं, उनको ये वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है कि सर क्या बेसिक बातें कर रहे हैं, हमको सब पता है। लेकिन जो बच्चे अभी नए आए ना, जो अभी प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या करने का सोच रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या जो नए आए उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो मैं बात करता हूँ कैलकुलेशन की। सबसे पहले तो देखिए कैलकुलेशन में क्या इंपॉर्टेंट होता है। हमारे एग्जाम में कैलकुलेशन में क्या आता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सर मल्टीप्लीकेशन आता है। मल्टीप्लिकेशन हम देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन का यूज तो होता है ना, है ना। कहीं पर मान लो ऐसा आ गया आपको कि 48 मल्टीप्लाई में 27, इस तरीके से आ गया, अब इसको मल्टीप्लाई तो करना है। तो अब यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए हम किस किस का यूज कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन में देखिए, हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम यूनिट डिजिट का भी यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम इसमें डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। डिजिटल सम क्या होता है, ये 9 से बनता है, जो 9 नंबर होता है उससे, जो हमारा नोवा नंबर होता है ना, उससे बनता है। तो हम डिजिटल सम का भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरा आपका एडिशन इंपॉर्टेंट होगा, मतलब आपको प्लस भी करना है। देखिए, प्लस करने का मतलब नॉर्मली प्लस करना अलग होता है, लेकिन एक फटाक से हमारा आंसर आ जाए, मतलब वो ऐसी क्या मेथड से, नॉर्मल मेथड रहेगी भाई। ट्रिक मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप चुटकी बजाएं, कोई फॉर्मूला बताऊंगा और आपका एडिशन आ जाएगा। करना सब वही है, लेकिन आपको किस तरीके से, देखो रास्ते, कहीं जाने के रास्ते बहुत सारे होते हैं, लेकिन शॉर्ट में कहीं पर पहुंचना है तो कुछ ऐसे शॉर्ट रास्ते होते हैं ना, तो वो रास्ता मेरे को बताऊंगा आपको कि सब रास्ते वही हैं, आपने देखे हुए हैं, लेकिन आप जाते नहीं हो उन रास्तों से। जो भी मेथड सिखाऊंगा आपने कहीं ना कभी सीखी होगी बचपन में भी, या आपको लगेगा यार ये तो पढ़ी हुई मेथड लग रही है। तो वो मेथड आपने पढ़ी हुई भी होगी या आपने सीखी हुई होगी, लेकिन आप उसको करते नहीं है, आप जानते हैं लेकिन करते नहीं है उसको। ठीक है। चलिए, तो एडिशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी इंपॉर्टेंट होगा आपका, किस तरीके से आपको सब्ट्रैक्ट करना है। उसके बाद देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्क्वायर। अब स्क्वायर टेबल वाला नहीं, मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल 2 का स्क्वायर बोला तो ये 4 होता है, इसको हम स्क्वायर बोलते हैं, और इसको ही हिंदी में हम वर्ग के नाम से जानते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका होता है क्यूब। क्यूब हम इसको घन बोलते हैं। घन आपका जो मारते हैं वो वाला घन नहीं, आपका जो घन होता है जिसकी पावर 3 होती है, जैसे मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल 4 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 64। ठीक है। उसके बाद आपका होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, इसका रूट का मतलब होता है वर्ग का अपोजिट। जैसे वर्ग का अपोजिट, वर्ग का उल्टा क्या हो जाएगा, वर्गमूल, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गमूल।
जैसे सर आपने बोला कि 2 का वर्ग आपने करा तो वो 4 हो गया। यदि मैं 4 का वर्गमूल कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका घनमूल, क्यूब रूट। ठीक है, तो घनमूल, क्यूब रूट, इनके क्वेश्चन थोड़े से कम देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी करना जरूरी है। घनमूल, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें कुछ डेसिमल्स वगैरह को सॉल्व करने का जाता है कि डेसिमल को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। फ्रैक्शन मतलब होता है क्या? अंश बटे हर, आपने सुना होगा फ्रैक्शन। ठीक है, उसका डेसिमल दशमलव बोलते हैं जिसको। ठीक है, और उसके बाद आपका आता है फ्रैक्शन डेसिमल हो गया। तो यही सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट होती है। डेसिमल को दशमलव बोलते हैं, और फ्रैक्शन को अंश बटे हर क्या बोलते हैं? भिन्न, भिन्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये सब होते हैं आपके। तो अब इनको सीखने से पहले सर सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात की, सर स्क्वायर जो होते हैं वो कहां तक याद होना चाहिए। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मास्टरी होता है कैलकुलेशन का, वो होता है टेबल। सर पहाड़े भी याद होना चाहिए। अब देखिए, हमने जो बचपन में पढ़े ना भाई, रियलिटी में आपको बताता हूँ कि 2 से लेकर 20 तक के पहाड़े हमको याद होते हैं जनरली, और कुछ लोगों को ये भी याद नहीं होंगे। अब 2 से लेकर 20 तक में भी 10 11 तक तो टेबल सबको याद होते हैं। देखो, अब 10 का टेबल याद करने की जरूरत है नहीं, 11 का भी याद होता है। 10 और 11 का हमको सब सबसे इजी एग्जाम में ये लगा करते थे। उसके बाद हम बात करें तो 20 का जो होता है टेबल, वो भी इजी रहता है। तो ये 3 टेबल तो कट ही गए भैया। 2 से लेकर 5 तक के टेबल भी बहुत ईजी है, तो ये सब तो पढ़े हुए होते हैं। मेन कठिन टेबल कौन सा लगता है? 12 का भी याद हो जाता है, 13 लगता है, 16 लगता है, 17 लगता है। तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ भाई, मैं मान लेता हूँ कि वर्स्ट से वर्स्ट केस में भी आपको जो टेबल मान लेते हैं कि हम सर 2 से 12 तक या 11 तक ही आते हैं, आपको ये मान लिया, कोई इशू नहीं है, 11 तक की टेबल आते हैं। भाई पास्ट में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मुश्किल से 20 तक की टेबल याद है, लेकिन आज उनने सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है कि आप 2 से, मतलब आपको 50 तक टेबल आना ही चाहिए तभी आपका सिलेक्शन होगा। मैं दोनों कंडीशन आपको बता रहा हूँ, दोनों कंडीशन बता रहा हूं कि ऐसे स्टूडेंट हुए हैं पास्ट में जिनको 50 तक 100 तक टेबल याद थे, तब भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन ऐसे स्टूडेंट भी हुए हैं जिनको याद नहीं थे, तब भी सिलेक्शन हो गया। इसका अपोजिट, जिनने करा उनका भी सिलेक्शन हुआ, जिनने नहीं करा उनका उसके कारण रुक भी गया है। मतलब बोलने का ये है कि कैलकुलेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसमें टेबल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन यदि आपको टेबल याद नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका सिलेक्शन होगा ही नहीं। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? मैंने बोला ना कि कैलकुलेशन आता है एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन ऐसा आया आपको जिसमें आपको दे दिया गया कि सर 2689 मल्टीप्लाई में आपका 17 दे दिया। मैं मान के चलता हूँ आपको 17 का टेबल नहीं आता। यदि आपको 17 का टेबल नहीं आता भाई, तो आप ये कैलकुलेशन को सॉल्व करने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी, आप फ्रिक्वेंट नहीं है तो इसको सॉल्व करने में समय लगाएंगे। लेकिन यदि आप इसको जल्दी कर देते और आपका ये हो जाता, फॉर एग्जाम्पल आपने नहीं करा, एक ही क्वेश्चन तो गलत हुआ, जाने दीजिए, लेकिन आपके नंबर है ना, मान लो आपका 140 नंबर आए 200 में से और कट ऑफ गया आपका 142, और यदि ये क्वेश्चन आपका सही हो जाता ना तो आपका सिलेक्शन हो जाता। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आकर जब आप रुकते ना तब रिग्रेट होता है। या हो सकता है कि इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसता ही नहीं, जब फंसता नहीं तो आपका सिलेक्शन तो हो रहा था। क्या बात समझ में आ रही है? इसकी जगह कोई इजी क्वेश्चन आ जाता, आप करके आ जाते। तो बोलने का मतलब ये है कि 2 से लेकर 20 तक आपको टेबल याद है या नहीं है, ये मैटर कब करता है कि एग्जाम में वो क्वेश्चन आए। अब क्या आपको पहले से क्वेश्चन पेपर पता है? नहीं। तो सर अनसर्टेनिटी तो है, रहती है ना। तो अनसर्टेनिटी रहती है, मतलब पेपर में, एग्जाम में टेबल आने के चांसेस रहते हैं। तो टेबल को हम छोड़कर क्यों जाए, हम रिस्क क्यों? क्या आपके पास 50 साल बचे हुए हैं? क्या आप 30 या 40 की एज तक आप ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे? 40 साल की उम्र तक करना है आपको, एज लिमिट क्रॉस करना है? नहीं ना, समय से आपको एग्जाम निकालना है। मैं बोलता हूँ समय के साथ एग्जाम निकालना बहुत जरूरी है, एक टाइम बाउंडेशन में प्रिपरेशन होना चाहिए। ठीक है, तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो टेबल आप करेंगे ना, टेबल आपको 2 से 20 तक के साथ साथ आपको जो टेबल है वो 2 से कहीं ना कहीं, कम से कम मैं बोलता हूं ना 20 तक ही कर लो। 10 तक याद है तो 20 तक ही कर लो, इससे ऊपर मत करो, 20 तक कर लो सबसे सही। 30 तक कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद ये मैं बात करता हूँ स्क्वायर की। जो वर्ग होते हैं, वर्ग कम से कम आपको 2 से लेकर 50 तक के वर्ग तो याद ही करना है, 2 से 50 तक। उसके बाद जो घन आपको याद करना है वो 2 से लेकर 30 तक के घन तो याद कर लेना है, इतने घन तो याद होना ही चाहिए भाई। ठीक है, इतने घन आपको याद होना चाहिए। 1 सेकंड में पानी पी लेता हूँ, तब भी आप तक, आप भी थोड़ा सा पानी वगैरह पी लो, गला सूखने लगा है। तो जैसा आपने देखा होगा, मैंने आपसे बोला कि स्क्वायर आपको 2 से 50 तक तो याद होना ही चाहिए, और क्यूब का मैंने बोला कि आप 2 से 30 तक तो क्यूब याद ही कर लें। ठीक है, इतना हो गया। अब हम बात कर लेते हैं मल्टीप्लीकेशन की, अब आ जाते हैं मेन बात पर। आज से ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, आज की वीडियो में आपको मैं मल्टीप्लीकेशन बता रहा हूँ कि मल्टीप्लीकेशन सर होता क्या है। मल्टीप्लीकेशन को हम गुणा के नाम से जानते हैं भाई, हिंदी में गुणा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन होता क्या है बेसिकली ये बताता हूँ पहले तो। जैसे सर आपने लिखा 4 + 4
+4। तो सर मल्टीप्लीकेशन है, आप तो ये गुना बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। 4 4 3 बार लिखा मैंने, तो इसको मैं तीनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो ये 12 आ रहा है, ये आपको पता है। ठीक है, तीनों को जोड़ते हैं हम तो 12 आ रहा है, ये पता है। लेकिन यदि मैं इसमें 4 को कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1 + 1 + 1, तो ये क्या बन जाएगा? 4 × 3। ठीक है, तो इसका मतलब भी क्या होगा? 12। मतलब ये जो जोड़ने का था सर, इसको मैं मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकता हूँ, प्लस करके भी कर सकता हूँ। तो दोनों मेथड्स होती है। ठीक है, तो सर दोनों मेथड होती है, मतलब 4 तिया 12 होता है, और 4 को 3 बार जोड़ेंगे तब भी 12 होता है। तो एक बात बताओ, क्या इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि 4 को 3 बार जोड़ना था आपस में, तो मैं 4 का 3 गुना कर देता हूँ? अच्छा सर, तो कल को यदि मान लो 4 को 5 बार जोड़ने का आ जाता, 4 को 5 बार जोड़ने का जाता, तो क्या इसको मैं शॉर्ट में बोल सकता था कि 4 को 5 बार जोड़ना, 4 का 5 गुना कर दो? बिल्कुल बोल सकता था। तो ये 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो आई होप कि आपको मल्टीप्लिकेशन का मतलब समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं सर, देखिए एग्जाम में यदि एक क्वेश्चन आया कि 7 9 में कितना होता है, 7 9 से कितना होता है, तो आप बोलेंगे 63 63। कोई दिक्कत नहीं सर, सबको पहाड़ याद है। मैंने बोला कि 12 सत्ते कितना होता है, तो आप बोलेंगे सर 84 होता है, टेबल याद है। ठीक है, मैंने आपसे बोला था कि याद कर लेना टेबल, तो आपने 18 का टेबल भी याद कर लिया। और आपने 18 का टेबल याद करके 18 छंग मैंने आपसे पूछा तो आपने बोल दिया सर 108 होता है, 108 होता है। लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा हो जाए कि आपको सर ये टेबल याद नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हो जाए कि सर टेबल याद नहीं है, 18 का टेबल याद नहीं है, आप 6 का तो याद होगा, तो आप 6 से सॉल्व कर लेंगे। लेकिन सर यहां तक तो ठीक था, यहां तक ठीक था, लेकिन मान लो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया या कोई ऐसा कैलकुलेशन में आपसे पूछूं, 46 मल्टीप्लाई में 12 कितना होगा, तो अब आप क्या बोलेंगे? तो अब क्या बोलेंगे? तो आप बोलेंगे सर 12 का टेबल हमको याद है, हम सॉल्व कर देंगे। 12 का टेबल आपको याद है, आप सॉल्व कर देंगे। आप क्या बोलेंगे कि 12 12 12 सिक्स कितना होता है? 72 का 2, 7 यहाँ पर, 12 फोर 48, और 48 में मैं 7 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? 55। तो आप बोल देंगे सर 552 इसका आंसर आ गया। अब ध्यान से सुनिएगा, यदि मैं मान लेता कि सर मेरे को 12 का पहाड़ा नहीं आता, मेरे को दोनों पहाड़े नहीं आते, मैंने क्या मान लिया? मेरे को दोनों ही पहाड़े नहीं आते। अब क्या होगा सर? अब हमारे पास एक ही मेथड बच जाती है कि सर 46 गुना में 12 होना चाहिए, यही करेंगे। लेकिन मैं आपसे एक बात बोलता हूँ, सबसे पहले मुझे आप एक बेसिक बात बताइए, बेसिक के कैलकुलेशन बताइए। मैंने आपसे बोला कि 13 7 का कितना होता है, आंसर नहीं बोलना कि 91, सबको पता है। मैं इसको सॉल्व करने का एक आपको दूसरा तरीका बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पी सकते हैं भाई आप भी। मैं ये बोल रहा हूँ आपसे, 13 7 का करने का एक दूसरा तरीका भी है। क्या तरीका है वो? देखिए, एक्सपेंशन आपने सुना है, एक्सपेंड करना किसी भी चीज को। जैसे मैंने बोला, क्या मैं 13 को 10 और 7 3 लिख सकता हूँ क्या? 13 को 10 और 3 लिख सकता हूँ, और गुना में 7 कर दूं। अब देखिए ये गुना चल रहा है, तो ये 7 का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो ये 7 का जब 10 में होगा तो कितना बन जाएगा? 70। और फिर 7 का 3 में होगा तो कितना बन जाएगा? 21। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 91। तो आप बोलेंगे सर ये तो लंबी मेथड हो रही है, इसमें आपने क्या अच्छा बता दिया, क्या शॉर्ट में बता दिया। थोड़ा सा शांति रखिए। अब देखिए 13 7 ये बताया मैंने, अब इसका दूसरा तरीका समझिए। जैसे आपको आया 13 7 आ गया, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। भाई 7 का मल्टीप्लाई करना था, आप क्या करिए, 7 का मल्टीप्लाई 1 में करिए, कितना होगा? 21। 7 एकम 7 होगा। लेकिन मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक जगह खाली है ना, एक में करने के बाद भी ये जगह वैकेंट है ना, इसके बाद कुछ जगह खाली है ना, मतलब इसके बाद कोई नंबर लिखा है ना, तो वो जगह पर आप 0 मान। तो 7 का आप 1 में करेंगे तो मल्टीप्लाई करके 7 नहीं बोले, 7 का 1 में मल्टीप्लाई करने के बाद आप बोलेंगे 70, क्योंकि एक जगह खाली है। ठीक है सर, बोल दिया हमने। अब 7 का 3 में मल्टीप्लाई करें, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करें, अब 3 के बाद कोई जगह यहां पर खाली दिख रही क्या? नहीं दिख रही सर। तो 7 तिया कितना होता है? 21। तो 21 को सिंपल रखें, कोई जीरो नहीं बढ़ाएं, और दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 91। क्या बात समझ में आई? तो सर यहां से ये डायरेक्ट 91 आ गया। ठीक है सर, एक और क्वेश्चन समझो, इसका मतलब समझो मैं क्या बताना चाह रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल आपको आया 16 मल्टीप्लाई में 8, तो आप क्या बोलेंगे सर? 8 एकम क्या हो जाएगा? 80। 8 नहीं, 80, क्योंकि एक जगह ये खाली है, एक जगह यहां पर है। और फिर 8 छंग कितना हो जाएगा? 48। 80 और 48 को जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 128। ये आंसर हो गया। ठीक है, अब ये जोड़ना मैं आपको एडिशन में बताऊंगा, कुछ चीजें स्टार्टिंग में अधूरी रह जाती है भाई।
कुछ कहानी स्टार्टिंग में अधूरी रहती है, वो बाद में जाकर लगता है, हमको समझ में आता है कि ये अधूरी क्यों छोड़ी गई थी। तो यदि आपकी लाइफ में भी कुछ अधूरा छूटा है ना, तो हो सकता है वो आगे जाकर पूरा हो। तो ज़्यादा उसके लिए स्ट्रेस ना लें, ठीक है? चलिए, खैर मैं शायर नहीं हूँ, कई बार बोल लेता हूँ ऐसी बातें। 16 में जब हमने 8 का मल्टीप्लाई करा तो मैंने बोला आप इसको 8 का मल्टीप्लाई पहले 1 में करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। फिर 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 48 हो जाएगा। 80 क्यों करा? क्योंकि सर इसके बाद जगह थी, दोनों को जोड़कर 128 आ गया। अब ध्यान से एक बात सुनना, क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ सर, ये आपने लिखा 17 मल्टीप्लाई में 9 आया मान लो, तो 9 वन ज़ा 90 आया, तो क्या यहाँ पर ये 90 लिखना जरूरी है? इसको तो मैं मन में मान सकता हूँ, 9 एकम 90, 9 सेवन जा 63, 90 में 63 यदि जोड़ूंगा, यदि 90 की जगह 100 ही होता तो वो 163 हो जाता, लेकिन 90 में जब मैं 63 जोड़ूंगा तो 10 तो इधर शिफ्ट हो जाएगा 100 पूरा करने के लिए, तो वो 163 नहीं बनेगा, वो 153 बन जाएगा। क्या बात समझ में आई? तो सर 79 जा पहाड़ा याद करने की जरूरत थी नहीं, ये 153 मैंने बता दिया। क्या बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको पूरी समझ में आ गई होगी, ठीक है? बड़ी बेसिक बातें बता रहा हूं मैं, ऐसे बच्चे को बता रहा हूं जिसने हो सकता है जिसका 6th 7th से ही ध्यान नहीं था पढ़ाई में, जिसका ध्यान किसी को देखने में लगा था, या उसने उस टाइम जब मैम पढ़ा रही थी तब वो किसी और को देख रहा था, बोर्ड पर नहीं देख रहा था। तो ऐसे बच्चों का भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट होने वाला है, ठीक है? तो यदि आपने बचपन में पढ़ाई नहीं करी, आपकी बचपन की गलती है, तो वो गलती आप सुधार सकते हैं, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा आपको, ठीक है? तो भाई लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, ठीक है, तो आपको कसम है किसकी, अदरक धनिया पुदीना जो भी महंगा चल रहा है, जो भी आपकी लाइफ में जिसके ज्यादा भाव है ना, उसकी कसम है अभी आपको, है ना? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है? और वीडियो अगर पसंद आ रहा हो ना तो लाइक जरूर ठोक दें, वेट ना करें, लाइक जरूर ठोक दें, कमेंट में मैसेज करके बताएं कैसा लगा वीडियो, ठीक है? और अगला वीडियो किस टॉपिक पर आप चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताएं, ठीक है? और इसी प्रकार से हमारे चैनल के साथ प्यार बनाए रखें। बंद नहीं कर रहा हूँ, क्लास अभी कंटिन्यू है। तो मैंने आपसे जैसे बोला, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आ जाता है 26 मल्टीप्लाई में 26 मल्टीप्लाई में 6 या 8 ले लेते, चलेगा? 8 ले लेते, ये 8 रब कर देते हैं, थोड़ा सा गंदा दिख रहा है ना। मैंने लिया 26 मल्टीप्लाई में 8। सर 26 मल्टीप्लाई में 8 यदि आ गया है, मैं बोल रहा हूँ आपको कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आप बताइए। तो आप बोलेंगे देखिए सर, 8 टू जा करा तो कितना हुआ, 16 हुआ, तो आपने तो बोला था एक जीरो लिखना है, तो 8 टू जा 16 होता, तो क्या मैं 16 के आगे जीरो 160 कर सकता हूँ? बिल्कुल। अब 8 6 जा कितना होता है, सिंगल डिजिट तो टेबल आना ही चाहिए ना भाई, 8 छंग 48 होता है, तो आपने लिख दिया सर 48। अब 160 में 48 जोड़ेंगे, तो मैं बोलता हूँ 160 में 48 मत जोड़ो, 48 मत जोड़ो, 160 में पहले 40 दे दो तो वो 200 बन गया। अब 200 बनने के बाद उसको 8 दे दो। भाई लोग, थोड़ा सा बोरियत जरूर लग रहा होगा जो पहले से कुछ जानते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार आ रहे हैं ना भाई, या थोड़ा सा समझने की कोशिश जरूर करना इस कैलकुलेशन को, एक समय के बाद आपको इसकी अहमियत समझ में आएगी कि ये जो मेथड हमने उस टाइम सीखी थी जिसमें समय लग रहा था, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आगे जाकर, आपके कैलकुलेशन में अलग ही लेवल का एक चेंज आएगा, आपका कैलकुलेशन देखने का नजरिया बदल जाएगा, मजा आने लगेगा कैलकुलेशन करने में, ठीक है? तो जब मैंने 26 में 8 का मल्टीप्लाई करा तो मैंने क्या बोला, 8 का यहाँ पहले इधर करो, कितना आया 16, मतलब जीरो लग जाएगा तो 160, 8 6 जा 48, 160 में 48 जोड़ा तो 208 आ गया। तो यहां तक आपका क्लियर हुआ? चलिए एक और मैं क्वेश्चन देता हूं। 29 में मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 7 का, आप क्या बोलेंगे, 7 टू जा करेंगे सर तो कितना होता है 140, 7 टू जा 14 नहीं, यहां पर 140 होगा। फिर 7 9 जा कितना होता है 63, 63, तो सर 63 जोड़ा। अब 140 में सर पहले 60 दे दूंगा तो 200 हो गया, इस तरीके से सोचें। अब एग्जाम में इतना बोलना नहीं है कि 140 में 60 दे दिया तो क्या, अभी पेशेंस रखकर सुने, एक टाइम के बाद ये आदत हो जाती है। स्टार्टिंग में जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो गियर को सोचना पड़ता है, किस तरीके से गियर डालना है, आगे डालना है पीछे डालना है, स्टार्टिंग में होता है। फॉर एग्जाम्पल आप बजाज की गाड़ी चला रहे हैं तो चारों गियर आगे डलते हैं, यदि आप दूसरी गाड़ी चला रहे हैं तो एक गियर, एक आगे चार पीछे डलते हैं। लेकिन जब आप टीवीएस की चलाते हैं तो क्या होता है, या होंडा की चलाते हैं, चारों गियर पीछे लगते हैं। तो कई बार यदि आप मान लो बजाज की गाड़ी स्टार्टिंग में चलाना सीखे थे और फिर आप टीवीएस की चलाते तो आपको ध्यान रहता है कि चारों गियर आगे लगेंगे नहीं, पीछे भी आपको आगे का ध्यान रहता है। और आप क्या करते हैं, टीवीएस में भी पहला गियर डालने के बाद आगे डाल देते हैं, एक पीछे डालते हैं और आगे चलाने के बाद आगे का डाल देते हैं, एकदम से गाड़ी हूं से करती है, एक झटका टाइप का लगता है। ऐसा क्यों होता है भाई? क्योंकि हमारी आदत बन जाती है ना। तो यहाँ पर भी स्टार्टिंग में हम सीख रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद जब आप गाड़ी चलाने लगते हैं तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो वर्क करता है वहां पर, उसको पता होता है कि क्या करना है। दिन की हम ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं जहां पर हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है,
ठीक है, हमको पता भी नहीं होता कि वो एक्टिविटीज हमने कब कर ली। सुबह मॉर्निंग में हम ब्रश करते हैं तो हमको सोचना नहीं पड़ता है कि हम ब्रश कैसे करें, किस तरीके से करें, कितने समय तक करें। हमको याद नहीं रहता, माइंड में कुछ दूसरा भी चल रहा होता है, हम कुछ और भी सोच रहे होते हैं और कुछ दूसरा काम करते करते ब्रश कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगा। तो स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, लेकिन ये चीजें आपके माइंड में बैठने लगेगी। तो यदि सर हमने 29 में 7 का मल्टीप्लाई करा, तो मैं क्या करूंगा, 7 9 जा तो हो गया 63, 63, 7 2 जा 14 होता है, लेकिन एक जीरो की जगह तो 140 कर दिया। 140 में 63 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 203 इसका आंसर जाएगा। क्या इतना समझ में आया? चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि 36 में मल्टीप्लाई करिए 8 का। अभी मैं आपको बता रहा हूं 2 डिजिट नंबर में 1 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन, फिर मैं बताऊंगा 2 डिजिट नंबर में 2 डिजिट नंबर का मल्टीप्लीकेशन। उसको भी कैसे करना है वो भी समझ में आएगा, लेकिन उससे पहले आपको ये सीखना पड़ेगा। ठीक है, इस सीरीज का नाम ही, इस क्लास का नाम ही मास्टर इन कैलकुलेशन। तो मास्टर यदि बनना है तो बेसिक से ही जाना पड़ेगा भाई, हवाबाजी वाला मास्टर नहीं बनना है आपको। ठीक है, चलिए तो 36 इंटू 8 यदि मैं करूंगा, तो यदि मैं 8 का मल्टीप्लाई 3 में करूं तो कितना होगा? तो आप बोलेंगे सर 24, बिल्कुल नहीं, 240, 240। क्यों कर रहा हूं मैंने एक जगह बताइए यहाँ पर। ठीक है, अब आपके मन में कैलकुलेशन, मन में एक डाउट आ रहा होगा कि सर मान लो 126 होता और फिर इसमें यदि मैं 8 का मल्टीप्लाई करता, तो 8 का मल्टीप्लाई यदि एक में करने का बोलता, एक में, तो 8 एकम क्या 8 बोलता? नहीं, यहाँ पर दो प्लेस खाली है इसलिए यहाँ 2 जीरो लगते। फिर उसका 8 का 2 का मल्टीप्लाई करता 8 में तो कितना हो जाता, 16, लेकिन एक जीरो खाली था तो 160 हो जाता। यही डाउट आ रहा था मन में। 8 छंग कितना होता है 48, तो इसको लिख दूंगा 48 इस तरीके से। लेकिन मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि जब आपने 8 सिक्सा करा, तो 8 सिक्सा कितना होता है, 8 सिक्सा होता है 48। ठीक है, 8 दिया करा, 8 सिक्सा कितना होता है 24, लेकिन एक जगह खाली थी तो हमने कितना लिखा 240, और फिर 8 सिक्सा कितना होता है 48, तो हमने लिखा यहाँ पर 48। जब दोनों को जोड़ा तो कितना हो गया 288, तो ये इसका आंसर हो गया। क्या बात समझ में आई? मुझे उम्मीद है कि आपके माइंड में पूरा अंदर से जा रहा हो, ऊपर से नहीं अंदर से जा रहा हो। ठीक है, अंदर से जाएगा तो कंटेंट भाई, उसको अंदर रखना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी नॉलेज अंदर से जा रहा है ना, टीचर बस वही है कि वो अंदर से भेज दे आपके। अंदर से कोई चीज चली गई, अब उसको रोक कर रखना आप पर डिपेंड करता है, कैसे? रिवीजन करके। आप इसको रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, ये चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं सर। फॉर एग्जाम्पल आगे क्वेश्चन 49 मल्टीप्लाई में 6, क्या करेंगे? 6 4 जा 240, 6 चुकू 24 होता है 240, 6 9 जा, मन में कर रहा हूं मैं, 54, 240 और 54, तो सर 240 में पहले 50 जोड़ूंगा तो 290, फिर 4 जोड़ूंगा तो 294। अब ये ब्रेक मेथड आप अभी कर रहे हैं, बार बार एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है भाई। ठीक है, ये मैं बेसिक मेथड बता रहा हूँ। इसके बाद जो ट्रिक होती है, जो सो कॉल्ड ट्रिक बोली जाती है, जो कि वैदिक मैथ से आई है, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो आप लोग अभी से ये ना बोलें कि सर वो मेथड बताइए, वो मेथड बताइए, पहले मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद चलिए मानते हैं आपके पास 68 लिखा हुआ है मल्टीप्लाई में 9, 9 सिक्स कितना होता है 54, नहीं 540, 540 540 हो जाएगा, एक जीरो। फिर 9 8 जा कितना होगा 72, तो सर 5 9 6 जा 50 और 540 में 72 जोड़ना है सर। अब दिक्कत हो गई सर, तो 540 में सबसे पहले 70 जोड़ेंगे। देखो मैं यहाँ पर समझाता हूँ इसको, 540 आया और उसमें आपको 72 जोड़ने का आया। अब जोड़ना कैसे वो भी मैं यहाँ पर कवर कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मैं बोलता हूँ 540 में, क्या इसमें आपको 60 दिख गया? 72 में 60 दिख गया और फिर 12 अलग दिख गया। आपको क्या करना है, इसको नियरेस्ट 100 के पास ले जाना है। 540 को 100 के पास ले जाने के लिए क्या करूंगा सर, इसमें 60 जोड़ दूंगा। तो मैं बोलता हूँ 72 से कि भाई तू एक काम करना, तेरा 60 इधर दे दे। जैसे ही वो 60 इधर देगा तो ये 540 में 60 जोड़कर क्या बन जाएगा 600, और फिर इसमें ये 12 जोड़ेगा तो कितना बन जाएगा 612। अब आपको ये लग रहा होगा सर इतना ब्रेक करने की क्या जरूरत है भाई, स्टार्टिंग में कुछ दिन ब्रेक कर लो साथियों, बाद में आप एग्जाम में ब्रेक कर देंगे जाकर सब कुछ। ठीक है, नहीं तो एग्जाम आपको ब्रेक कर देगा, फिर आपका हो जाएगा ब्रेकअप। ठीक है, तो यदि आप बचना चाहते हैं ब्रेकअप से, तो इस चीज से ना बचे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यदि मैंने एक और क्वेश्चन दे दिया आपको, फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन आ गया 87 में मल्टीप्लाई किया मैंने, 87 में मल्टीप्लाई किया मैंने 7 का। अच्छा बताइए 7 8 जा कितना होता है 56, नहीं 560। ठीक है, फिर 7 7 जा सत्तू सत्तू 49, 560 में 49 जोड़ना है। देखो 560 में 49 जोड़ना, मैं तो समझ गया कितना आ गया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, क्या 560 में इसको 40 दे देता तो 600 नहीं हो जाता? और फिर 9 अलग से दे दो तो 609। भाई मैंने बोला 100 में, या मान लो मैंने बोला 400 में 10 जोड़ो, तो समय लगेगा बोलने में 410।
मैंने बोला 400 में 12.5 जोड़ो तो 412.5। मैंने बोला 400 में 18 जोड़ो तो आप बोलेंगे 418। मैंने बोला 400 में 17.5 जोड़ो तो आप बोलेंगे 417.5। तो मतलब ये जो 100 वाली डिजिट होती है उसमें जोड़ना टफ नहीं होता है। तो पहले हम इसको नियरेस्ट 100 के पास ले जाएंगे। 560 में 49 का पहले 40 जोड़ेंगे तो 600 हो जाएगा, फिर 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 609 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? चलिए अब आ जाते हैं भाई 2 डिजिट पर, कि सर अभी तक आपने 1 डिजिट की तो बहुत बकवास बता दी, अब 2 डिजिट पर आइए। बकवास नहीं थी भाई, इंपॉर्टेंट बात थी, या आप कमेंट में लिखकर बताएं। 2 डिजिट की बात आ जाती है कि सर 2 डिजिट यदि प्योरली 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन आए तो 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन में हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, छोटा क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझ में आ जाए, है ना, मुझे भी समझना पड़ेगा, ये सोच रहे हैं आप कि सर को भी समझने में दिक्कत ना हो। देखिए मैंने एक क्वेश्चन ले लिया कि 26 इंटू 12, 26 मल्टीप्लाई 12, ये क्वेश्चन ले लिया मैंने। अब इसको यदि मल्टीप्लाई करना है, सर आपने अभी तक बताया था कि इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते, 12 का टेबल आपको आता है, एक टेबल आता है अब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं आता उसके लिए क्या। तो पहले मैं बात करता हूं उन लोगों के लिए जिनको 12 का टेबल आता है, और फिर जिनको नहीं आता उनके लिए बात करूंगा, ठीक है। अगर नहीं आता भाई तो टेक चुल्लू भर पानी एंड मरो डूब उसमें, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। जिनको नहीं आता है उनको भी ये करने की जरूरत नहीं, मैं समझाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। चलिए तो देखिए, बुरा ना माने भाई, है ना। 12 को अगर मैं 26 में मल्टीप्लाई करना चाहता हूं तो मैं बोलूंगा कि 12 का पहले 2 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 24 नहीं 240। तो 12 दूनी 240 हो गया, और 12 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 72। अब 240 में 72 जोड़ना तो मैं बोलता हूँ 60 पहले दे दो तो 300 हो गया, 300 फिर 12 और जोड़ो तो कितना हो गया, 312। भाई ये समझाने में इतना समय लगा, लेकिन इसको करना चाहते तो आप बहुत जल्दी कर सकते थे। 12 दूनी 240 और 12 छंग 72, 240 में 72 जोड़ेंगे 312 इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको बिल्कुल अंदर से जा रही होगी, ठीक है। अब बात आती है सर कि हमको तो नहीं आता पहाड़ा, अब आप क्या करेंगे बताओ। ध्यान से इस क्वेश्चन को बस सुन लेना, बिल्कुल ध्यान से, एक एक पॉइंट मेरी बात को सुनना, आपको क्लियर होने वाला है। मैंने बोला सबसे पहले तो क्या करो, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करो। सर 12 का पहाड़ा तो आता ही नहीं है भाई, ये 12 को क्या 10 और 2 लिख सकता हूँ, अब तो आता है, 10 और 2 तो लिख सकता हूँ। मैं बोलता हूँ क्या इसको आप 12 का 2 में मल्टीप्लाई करना ही सीखना है ना। तो सर ये बताओ कि 12 का 2 में मल्टीप्लाई करना, अभी अपन ने ये मल्टीप्लिकेशन नहीं सीखा इस तरीके का कि 12 में यदि 2 का मल्टीप्लाई करना है तो सर पहले 2 का 1 में मल्टीप्लाई करो तो 20, 2 दूनी 4 तो 24 हो जाएगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हम वही बोल रहे हैं कि 12 का यदि 2 में मल्टीप्लाई करना है तो मैं बोल रहा हूँ कि सर 12 का 2 में तो नहीं आ रहा, तो इसको मैं 10 मान लेता हूँ और 2 मान लेता हूँ। 10 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 20, और फिर 2 का 2 में मल्टीप्लाई करा तो 4, तो 20 और 4 24। तो सर 12 दूनी 24 याद है तो बहुत अच्छी बात है, वैसे सभी को याद रहता है। लेकिन अभी यदि भाई कोई इतना भी टॉपर है, इतना इंटेलिजेंट है कि जिसको 12 का पहाड़ा भी नहीं आता, तो मैं बोलता हूँ आप 12 दूनी 24 करने की वजह उसको 10 और 2 में ब्रेक करें। और ये मन में करना है आपको, लिखना नहीं है, हर बातें लिखना नहीं है भाई, मन में रखना है उसको। शायर नहीं है जो आप कलमबद्ध करेंगे हर बातों को। तो इसको 10 और 2 मानकर 10 दूनी 20 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, तो 24 हो गया। अब 24 नहीं आएगा क्योंकि एक जगह खाली थी, तो कितना जाएगा, 240। ध्यान से सुनिएगा। उसके बाद 12 छंग कितना हो जाएगा, सर ये तो आता ही नहीं है। तो मैंने बोला कि 12 को क्या मैं 10 और 2 लिख सकता था, अभी बताया था मैंने। तो 10 छंग कितना होता है, 60, और 2 छंग कितना होता है, 12, 60 और 12 72। तो यहाँ 72 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 312 हो जाएगा इसका आंसर। तो आपको यहाँ पर लग रहा होगा सर एक टेबल तो आ ही जाना था, तो एक टेबल याद होता तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद नहीं है तब भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी नहीं आएगा, मैं इसके 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, डोंट वरी, है ना, इसके 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा। आज के लिए इतना ही रखूंगा, फिर इसकी जो कल और इंपॉर्टेंट मेथड्स हो सकती है वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए देखें, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपके लिए। 36 मल्टीप्लाई में 24 लेता हूं सर। ऐसे टेबल लो जो सच में नहीं आते हो। 12 का टेबल तो बार बार मन में कूद कर आ रहा था कि सर आता है। मान लेते 24 का नहीं आता भाई, मुझे नहीं आता, मैंने मान लिया, आपको भी नहीं आता ऐसा हमने मान लिया, ठीक है। चलिए अब 24 तिया पहले करेंगे सर, एक जीरो तो वो तो मन में है हमारे। मैं बोलता हूँ 24 थ्रीजा कितना होगा। तो सर 24 को मन में मानना है, 20 और 4 मान लिया। 20 तिया करेंगे तो 60 हो जाएगा, 4 तिया करेंगे तो 12 हो जाएगा। 20 तिया 60, 4 तिया 12, 60 और 12 72। लेकिन सर एक जीरो खाली है तो कितना हो जाएगा, 720, ठीक है। अब 24 छंग करना है सर, फिर याद नहीं है 24 का पहाड़ा। तो मैं बोल रहा हूँ 20 छंग तो 120 होता है, और 4 छंग 24 होता है, 120 में 24 जोड़ेंगे 144। यकीन मानिए भाई मेरा बात का, इसको जोड़ लो पहले, एक बात का यकीन मानना मेरी बात का। ये चीजें जब मैं सीखा था ना तो मुझे भी बड़ा कंफ्यूजन होता था, लेकिन जब मैं ये चीजें सीखा, जब मैंने ये चीजें समझी और इसको अप्लाई करा, मैंने खुद ने अपने एग्जाम में अप्लाई किया है, तो ये चीजें होती है।
आप ये कैलकुलेशन शॉर्ट में कर पाते हैं। वो पता है जो आप इस तरीके से क्रॉस वाली मेथड सीखते हैं ना, वो होती है, लेकिन ये चीज रटी जाती है, लेकिन ये चीज हम समझ कर रहे हैं ना, तो इस पर हमारी ज्यादा कमांड होती है। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे देखते हैं और क्वेश्चन, और प्रैक्टिस कराता हूं मैं आपको, क्वेश्चन समझ में आएंगे। मैंने लिखा मान लो 48 मल्टीप्लाई में 32, ठीक है। मैं बोलता हूँ 32 का पहाड़ा पढ़ो 4 बार। सर ये तो बड़ी कहानी आ गई। अब देखो भाई, आपको बार बार मल्टीप्लाई करके इतना अंदाजा हो जाएगा कि 32 चौकू कितना होता है। तो मैं बोलता हूँ 30 चौकू कितना होगा। आप बोलेंगे सर 30 चौकू तो आता ही नहीं है, 3 चौकू तो 12 आता है भाई, तो 30 चौकू 120 नहीं हो जाएगा? तो 30 चौकू मतलब 30 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा तो 120 आ गया, 34 सा 120। अब 2 चौकू कितना हो जाएगा? 8। तो 120 में 8 जोड़ा तो 128। अब कष्ट हो रहा होगा थोड़ा सा, तो इसको 128 लिख दिया, लेकिन एक जीरो खाली था, एक जगह खाली थी तो ये लिख दिया। उसके बाद 32 अट्ठे कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 30 अट्ठे कितना होता है? 240। क्यों? क्योंकि 3 अट्ठे 24 होता है, इसलिए 30 अट्ठे 240 हो गया। लेकिन 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। 240 में 16 छोड़ा जोड़ा 16, तो कितना हो जाएगा? 256। अब आप बोलेंगे अब नानी याद आएगी सर आपको, 1280 में 256 जोड़ो, इतना कैलकुलेशन बढ़ गया। भाई लोग मैं ये बोलता हूँ कि 1200 में पहले 256 किया कि 1200 को 200 दे दो, कि भाई 1200 तू 200 ले, तो उसने 200 लेकर कितना हो गया? 1400। 1400 को 80 तो ऑलरेडी चल रहा था, 1480 हो गया। अब 56 जोड़ना है, 56 में से 20 उसको दिए तो कितना हो गया? मैंने बोला 1200 था, 1200 में 200 जोड़ा तो 1400 हो गया। 80 बैलेंस चल रहा था, 1480 हो गया। 56 का 20 और उसको दे दिया तो कितना हो जाएगा? 1500। और 1500 के बाद कितना बचा? 36 और बचा, तो 1536 इसका आंसर है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा, इसको मन में कैसे करते हैं। एक मन में करके बताता हूँ कि पूरा क्वेश्चन माइंड में कैसे करेंगे। सिर्फ मैं बोलूंगा, आप अपने माइंड में करना उसे, ठीक है? ध्यान से देखिएगा। 54 मल्टीप्लाई में 27, ये लिया मैंने। अच्छा क्वेश्चन भाई। सर 27 पंजे तो किसी को नहीं पता, लेकिन मैं बोलता हूँ पंजे मुझे पता कैसे। 27 पंजे कहीं ना कहीं 27 10 का आधा होता है। अब ये चीजें मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ सिखाऊंगा, कैलकुलेशन के साथ साथ। 27 पंजे कितना होता है? ये कहीं ना कहीं 10 गुना का आधा ही तो होता है। तो 27 10 या 270 होता है, पाकिस्तान के बच्चे को पता है। 270 का आधा कर देंगे तो 135 हो जाएगा। तो 27 पंजे 135 होता है। लेकिन सर हमको ये नहीं सीखना, आपने जो अभी सिखाया वही सिखाओ। मैं बोलता हूँ 27 पंजे करना है तो 20 पंजे तो हो गया 100, और 7 पना 35, तो 135 आ गया। लेकिन एक जीरो आएगा तो कितना हो गया? 1350। मन में रखो भाई, 1350 मन में रखो। 27 चुकू कितना होता है? तो 20 चुकू 80, और 7 चुकू 28, तो 80 में 28 जोड़ा तो कितना हो जाएगा? 108। सर 108 तो आ गया, लेकिन पुराना वाला भूल गए। स्टार्टिंग में भूलोगे नहीं, स्टार्टिंग में लिख सकते हैं आप, इतना लिख भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा वाला हमने करा था कितना था? 108 था। सर 1350 में पहले 108 जोड़ने की जगह मैं सिर्फ 100 ही जोड़ देता हूँ। तो 1350 में यदि मैंने 100 जोड़ा तो 1450 हो गया। 1450 में 8 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा? 1458। भाई स्टार्टिंग में समय लग रहा है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो इसमें मास्टरी होने में देर नहीं लगी। ठीक है, चलिए आगे और देखते हैं। मैंने बोला कि यदि मैं लिख देता हूँ 29 मल्टीप्लाई में 32। अरे माँ साहब क्या क्वेश्चन आ रहा है। चलिए 32 का लिखते हैं। आप इसका भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अपोजिट भी कर सकते हैं, ठीक है। हम 32 का ही करते हैं। 32 दूनी तो पाकिस्तान के बच्चे को पता होता है 64 आ ही जाएगा सर। 2 गुना तो हर चीज का कर सकते हो, अप्रॉक्स 3 गुना भी आप कर सकते हो। जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना भाई इस चीज की, तो 32 दूनी 32 सिया आसानी से पहाड़े आने लगे। ठीक है, ऐसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपके नाम दर्ज नहीं हो जाते हैं भाई। वो भी इंसान है जो 2 सेकंड में 5 सेकंड में कैलकुलेटर से तेज भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ऐसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं ना, कि कुछ ही सेकंड सेकंड में जो कैलकुलेटर से भी तेज कैलकुलेशन करते हैं। ऐसा हमारा ह्यूमन माइंड कर रहा है काम। तभी तो बोला जाता है ना भाई कि कंप्यूटर कितने, मतलब हमारे माइंड में इतने सारे न्यूरॉन्स होते हैं, कंप्यूटर सिर्फ एक या दो न्यूरॉन की पावर रखता है, एक न्यूरॉन की पावर नहीं रखता है। और हमारे अंदर कितने मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे अंदर उनसे ज्यादा पावर है ना। पर दिक्कत कहाँ है? हमने उनको डेवलप नहीं किया है, और डेवलप इसी प्रकार से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 29 में 32 का मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने बोला कि 32 दूनी करूंगा तो 64 होता है, तो इसको 640 मन में लिख सकता हूँ। करके देखो ना मन में एक बार, लिख लें 640। ठीक है, 32 नब्बे कितना होता है? अब नानी याद आएगी सर? नहीं आएगी भाई। 30 नब्बे करो ना, 30 और 2 है ना, 30 नब्बे कितना हो जाएगा? 270, और 2 नब्बे 18, तो 288 हो गया सर। लेकिन सर पुराना वाला भूल गए। कहाँ भूल गए भाई? 32 दूनी 64 था, 640 ही तो आ रहा था। ये लो, अब इन दोनों को जोड़ना सर। तो मैं बोलता हूँ 600 और 200 तो 800 हो गया। 800 में 80 और 40 जोड़ा तो 120 होता है ना। तो ये 800 में 120 जोड़ा तो 920, और 8 और तो 928 हो गया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बस ये मेथड के लिए आपको प्रैक्टिस काम आएगी। अब बात आ जाती है कि सर वो मेथड कौन सी है
जिसका यूज करके हम 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब वो बता देता हूं मैं आपको, और वो मेथड से आपको जितने भी क्वेश्चंस कराए ना, वीडियो को पहले बेक करके देखना आप, जितने भी क्वेश्चंस कराए मैंने आपको, उनको आप मेथड से भी सॉल्व करना, जो मेथड अभी बता रहा हूँ, और बेसिक कैलकुलेशन से भी करना। बार बार प्रैक्टिस करना, लेकिन आपको समझ में आ गया कौन सा ईजी है। ठीक है, आपको जो इजी लगे फिर वो एग्जाम में करना, क्योंकि करना कहीं ना कहीं आपको है। एग्जाम में पहली बार में जो माइंड में आएगा वो आप करेंगे, तो उससे आपका समय बचेगा। अब माइंड में पहली बार वही आता है जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। ठीक है, मैंने बोला कि आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, एक बार सोचो। तो आपने जो अभी सोचा ना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति कौन है, वो वही सोचा होगा जो सच में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, या जिसके बारे में आप ज्यादा सोचते हैं, जो आपके माइंड में ज्यादा है, दिलो दिमाग में ज्यादा। समझ रहे हैं? तो यदि मैंने आपसे बोला कि इन दोनों मेथड में जो मैं आपको एग्जाम में पहली बार में याद आए, और पहली बार में याद वही आएगी जिसकी प्रैक्टिस ज्यादा होगी, तो प्रैक्टिस पर फोकस करना है। चलिए वो मेथड देख लेते हैं। मैंने बोला कि एक ए बी नंबर है, एक मैंने ए बी नंबर दिया, और उसका मल्टीप्लाई मैंने करा सी डी से। तो जब भी ऐसा नंबर आएगा ना, तो आपको करना क्या क्या है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली स्टेप में तो आपको क्या करना है, दूर दूर वालों का गुना करना है। क्या बोला मैंने? पहली स्टेप में दूर दूर वालों का गुना करना है। फिर अगली स्टेप में क्या करना है, पास पास वालों का गुना और दूर दूर वालों का गुना करके जोड़ देना है। मतलब क्या सर, बी गुना सी, इसको बी सी लिख दूं, बी इंटू सी मतलब, प्लस इसमें जोड़ देंगे ए इंटू डी, या ए डी भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये जोड़ दिया। उसके बाद आगे फिर जैसा अपन ने स्टार्टिंग में लास्ट लास्ट वालों को करा था, बी और डी को मल्टीप्लाई, अब शुरू शुरू वालों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए गुना में सी हो जाएगा। ये ए डी समझ में आ रहा है भाई, डी लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या करा सर, ए सी लिखा, यहाँ पर बी सी प्लस ए डी लिखा, और यहां पर क्या लिखा, बी डी लिखा। अब आप बोलेंगे सर 2 अंक ही आए, तो भैया सिंगल अंक का ही आंसर यहाँ लिखना है, सिंगल डिजिट, बाकी जो आए उसको कैरी फॉरवर्ड करना है। फिर यहाँ पर जोड़ना है, फिर कुछ आए तो उसको कैरी देकर आम बनाना है, मतलब आगे फॉरवर्ड कर देना है। समझ में आ गई बात? इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे मैंने लिया 12 मल्टीप्लाई में 24, तो सर पहले तो पास पास वालों का दूर दूर, ये स्टार्टिंग का गुना करेंगे, 2 चुकू 8 करेंगे। फिर पास पास वालों का गुना और दूर दूर वालों का गुना करके जोड़ देंगे, तो सर 1 गुना 4, 1 गुना 4 प्लस 2 गुना 2 कर देंगे, और इनको जोड़ देंगे आपस में। और फिर स्टार्टिंग स्टार्टिंग वालों का गुना करेंगे, तो 1 गुना 2 कर देंगे। अब देखिए 2 चुकू 8, क्या 2 अंक में आया? नहीं, तो फॉरवर्ड कुछ करना ही नहीं है। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 एकम 4, दोनों को जोड़ के कितना आ गया, 8, और फिर 2 एकम 2, तो 288 इसमें आंसर आ जाएगा। बुद्धि तो इसमें भी लगाना है। अब इसमें कोई बड़ा क्वेश्चन देता हूं, मैंने दिया आपको कि 46 मल्टीप्लाई में 34। अब क्या करेंगे सर, तो वही आपने बताया कि सर 4 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 4 छंग। फिर अगली स्टेप में पास पास वाले गुना दूर दूर वाले गुना, तो आप लिखेंगे सर 4 चुकू प्लस 6 तिया, इस तरीके से 4 चुकू 16 होता है, 24 बोल रहा था। फिर स्टार्टिंग स्टार्टिंग वालों का गुना 4 3 जा, चलिए करते हैं। 4 छंग कितना होता है, 24, 6 तिया कितना होता है, 18, प्लस 4 चुकू 16, फिर 4 तिया 12। सर 24 का 4 लिखेंगे, 2 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे, मतलब 2 इधर जाके जुड़ेगा, तो 16 और 18 जोड़ा तो कितना हो जाएगा, 34, 34 में 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 36, 36 का 6 यहाँ पर आएगा, और जो ये 3 था ये इधर फॉरवर्ड हो जाएगा, तो कितना आ गया, 15। तो सर 1564 इसका आंसर आ जाएगा, 1564 इसका आंसर आ जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये कैलकुलेशन यदि समझ में आ गया तो बताइए। ठीक है, अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमने तो ये पढ़ा था कि ए बी और सी डी इस प्रकार से लिखा रहता है, तो पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऐसा क्रॉस में करते हैं, यही भाई वैदिक मैथ्स है, यही वैदिक मैथ्स है, इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो यही मल्टीप्लीकेशन मैंने आपको ऐसा बताया। अब आप बोलेंगे सर इसको ऐसा क्यों बताया आपने, सिंपल भी तो बता सकते थे। मेरा मतलब ये है, क्या आपको एग्जाम में जो भी कैलकुलेशन आता है, क्या वहां पर एग्जाम में कभी कोई कैलकुलेशन लिखा आया सिंप्लीफिकेशन का, तो क्या वो आपको ऐसा लिखा आएगा? नहीं आएगा ना। आपको जो चीज एग्जाम में जिस तरीके से लिखी आएगी, मैं अगर वैसे ही आपको परोसूंगा, वैसे ही आपको बताऊंगा, तो ज्यादा एग्जाम में आप कर पाएंगे, जल्दी से ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो जब एग्जाम में जिस पैटर्न में आए उसी पैटर्न में पढ़ाई करो ना भाई, तो आपको एग्जाम में इस तरीके से चलता है। तो इसलिए मैंने आपको इस पैटर्न में बता दिया कि पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग वालों का गुना, फिर पास पास वाले और दूर दूर वालों को गुना करके जोड़ना है, और फिर लास्ट में उधर से स्टार्टिंग स्टार्टिंग वालों को गुना करना है, और फिर जो डबल डिजिट आएगा उसको कैरी फॉरवर्ड करते जाना। क्या बात समझ में आ गई? मुझे उम्मीद है कि भाई इतनी क्लास पूरी समझ में आई होगी, जिसमें मैंने आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन समझाया, मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन का बेसिक आपको बताया, मैंने 1 डिजिट मल्टीप्लिकेशन बताया। 1 डिजिट के बाद आपको पूरी बातें बताई कि कैलकुलेशन किस प्रकार का होता है, आपको किस तरीके से करना होता है, क्या क्या चीजें आपको याद करना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ना है कैलकुलेशन के लिए, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में करी। तो भाई यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और यदि आपको चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर देना। सेकंड टाइम ये बात बोल रहा हूँ, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और शेयर जरूर करना भाई।
अपने स्टेटस पर लगाइए, अपने ग्रुप में डालिए, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। ऐसा बच्चा जो कहीं ना कहीं बेसिक से स्टार्ट कर रहा है, उसके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली, तो उसे भी शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में इसी उत्साह उमंग के साथ। अगली मास्टरी की क्लास में लेकर आऊंगा फिर कैलकुलेशन पर। यदि अच्छी लगती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। यदि और क्लास चाहते हैं इसी प्रकार की आप, तो कमेंट में आप मुझे बताइए, तो मैं इस प्रकार की क्लास लेकर आऊंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, श्री राधे राधे।